सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश गौतम। हम कर रहे हैं संविधान की क्लासेस और ये संविधान की जो क्लासेस हैं विशेषतया उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के लिए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हैं और हाल ही में जल्दी में आने वाले पेपर एसएससी जीडी के लिए हैं। तो आप देखिए मित्रों, बोर्ड पर मैं आपको एक और घोषणा कर देता हूं कि हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं इनमें सभी प्रकार के वन लाइनर प्रश्नों की जो कि पेपरों में आते रहते हैं उनको सम्मिलित किया है। इस वीडियो को पढ़ने के बाद यहाँ से आपको सारे वन लाइनर क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ये मेरी तीसरी वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वॉच लिस्ट में जाकर दो अन्य वीडियो जो कि वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 है उसे जाकर और देख लीजिएगा। तो आइए विजेताओं हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप देखिए उच्चतम न्यायालय में पहली बात तो दी गई है, हमको समझना है संघीय न्यायालय क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ और जब जाकर 1950 में जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया तब हमारे सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, इस सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय को 1950 से पहले उच्चतम न्यायालय नहीं कहते थे। सन 1935 का भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। उस भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक न्यायालय संपूर्ण देश के लिए स्थापित किया गया था और वह न्यायालय का नाम था संघीय न्यायालय। इस संघीय न्यायालय को अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट। तो इस संघीय न्यायालय का काम क्या था, आपको एक बात याद रखनी है। संघीय न्यायालय का काम ये था कि जो प्रांत थे और संघीय राज्य थे उनके बीच जो विवाद थे, आपको याद रखना है। जब भारत आजाद हुआ था तो दो तरह के राज्य थे भारत में। एक राज्य थे प्रांत, एक थे संघीय राज्य। तो जो संघीय राज्य थे और प्रांत थे उनके बीच होने वाले विवादों को सुनने की जो जिम्मेदारी थी वो संघीय न्यायालय को दी गई थी। और इसका दूसरा काम और था कि भारत में प्रांतों में उच्च न्यायालय थे, उन उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील को सुनने का जो अधिकार था वो संघीय न्यायालय को दिया गया था। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हो गया तो संघीय न्यायालय डिसकंटिन्यू हो गया और उसका स्थान ले लिया उच्चतम न्यायालय ने। आपको इस चीज का याद रखना है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई। भारत के आजाद होने के बाद भी जब हमारा संविधान लागू हो गया इस न्यायालय ने काम किया। जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हमारा उच्चतम न्यायालय ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये बात हो गई संघीय न्यायालय की। अगली बात हमको यहाँ पर समझनी है, संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को बढ़ा सकती है। ये अनुच्छेद 138 में इस बात का उल्लेख है। यह प्रश्न कई बार उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में कोई इजाफा करना है, कोई बढ़ोतरी करनी है तो वो किस प्रकार की जाएगी। तो आपको याद रखना है वह सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को बढ़ा सकती है। यह अधिकार दिया गया है संसद को। अब है यहाँ पर अनुच्छेद 139। इसमें क्या दिया गया है, संसद विधि बनाकर मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भी सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। याद रखना है आपको, अनुच्छेद 32 संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, मौलिक अधिकारों का रक्षक होगा। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट का मतलब होता है आदेश। तो उच्चतम न्यायालय को वर्तमान में केवल मौलिक अधिकारों को जारी कराने के लिए ही रिट जारी करने का अधिकार है। परंतु भारत में जो उच्च न्यायालय हैं, जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, उन उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार भी है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन एक बात और है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो आपको ये समझ लेना है कि जो भारत का उच्च न्यायालय है उसकी जो रिट जारी करने की शक्ति है वह उच्चतम न्यायालय की तुलना में ज्यादा विस्तृत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय केवल और केवल मौलिक अधिकारों को जारी कराने के लिए ही रिट
जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को रिट जारी करने के साथ साथ मौलिक अधिकारों को जारी कराने के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं। दो बात क्लियर हो गई। रिट जारी करने का अधिकार दो न्यायालयों को है, उच्चतम न्यायालय को भी है, उच्च न्यायालय को भी है। बात हो गई क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन इसके लिए संसद को विधि बनानी होगी। यहाँ पर लिख दिया है मैंने, विधि बनाकर संसद को विधि बनानी होगी। उत्तर प्रदेश में कई बार पीसीएस की परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है। ये अगली बात देखनी है आपको, अनुच्छेद 144 उच्चतम न्यायालय के बारे में। भारत के सभी सिविल एवं न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे। पीसीएस में कई बार पूछा गया सवाल है, जो कि सिविल अधिकारी होंगे और जो कि न्यायिक अधिकारी होंगे, न्यायिक सेवाओं में होंगे, वो सब उच्चतम न्यायालय के काम में मदद करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो बाधा डाले, बाधा पैदा हो, और उच्चतम न्यायालय जब पूछेगा वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। निम्न मामलों की सुनवाई कम से कम 5 जजों की पीठ करेगी। कौन कौन से? आप समझ लीजिएगा, 5 जजों की पीठ, जजों का एक ग्रुप होता है जो मामले की सुनवाई करता है। याद रखना है, संविधान की यदि व्याख्या की बात हो, यदि कभी ऐसा मसला पड़ता है कि संविधान के किसी शब्द का या किसी पंक्ति का अर्थ क्या होगा, तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को है भारत में। और जब इसकी व्याख्या करनी होगी तो कम से कम 5 जजों की एक पीठ बनाई जाएगी, वही उसमें कम से कम 5 जज होंगे। और अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ेगी, वह सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी मसले पर, किसी विवाद में मदद मांग सकता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट को मदद करनी होगी। लेकिन ये कहा गया है अनुच्छेद 143 में, और इसमें भी 5 जजों की एक पीठ राष्ट्रपति की मदद करेगी। ये थी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं यहाँ पर, जिसका उल्लेख अभी किया था। हम बार बार एक चीज का उल्लेख कर रहे हैं, रिट जारी करने की शक्ति। तो मैं आपको बता देता हूं, रिट 5 प्रकार की होती है, उन 5 के नाम लिख देता हूं मैं, आप समझ लीजिएगा। रिट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी है, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है, ये याद रखना है। तो पहली रिट तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो रिट है उसका नाम है परमादेश, परमादेश। तीसरी जो रिट है उसका मतलब है प्रतिषेध, वो उसका नाम है प्रतिषेध। और चौथी जो रिट है उसका नाम है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और जो 5वीं रिट है उसका नाम है अधिकार प्रक्षालेख, अधिकार प्रक्षालेख। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जिनको उच्चतम न्यायालय जारी करता है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, तथा उच्च न्यायालय जारी करता है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए। एवं अन्य मामलों में भी मैंने जैसा कि बताया आपको कि रिट जारी करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को भी है तथा उच्चतम न्यायालय को भी है। तो उच्चतम न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति रखता है। यहां से हम अगली चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आप, अगली चीजें क्या हैं उनके बारे में मैं उल्लेख कर देता हूं, आप समझिएगा। 1773 में एक एक्ट जारी हुआ जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। उसका क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जारी हुआ। और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में याद रखना है आपको, कौन से शहर में? कलकत्ता में। कभी कभी तो कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय, और कहीं कहीं पर आपको लिखा होगा सर्वोच्च न्यायाधिकरण, सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई 1773 के
रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, इसको आप बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये प्रश्न हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई? कलकत्ता में हुई। किस अधिनियम के द्वारा हुई? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा हुई। एक और बात यहाँ पे, सन 1800 में बंबई में और सन 1823 में मद्रास में उच्चतम न्यायालय स्थापित किए गए अंग्रेजों के द्वारा। उच्चतम न्यायालय अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए। फिर सन 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम जारी किया गया अंग्रेजों के द्वारा। उच्च न्यायालय अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा जारी किया गया और सभी प्रांतों में इसके माध्यम से उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई और यही प्रक्रिया जारी रही 1935 का अधिनियम जब तक नहीं आया, और जिसके द्वारा भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में फेडरल कोड बनाए गए। तो ये थोड़ा सा इतिहास था जिसको मैंने आपको बता दिया है। ये सब क्या था, आगे बढ़ते हैं। आइए, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हम लोग बात करते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, वह उच्चतम न्यायालय क्यों है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, क्यों उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र है, क्यों उच्चतम न्यायालय जो सरकारें हैं उनके दबाव में काम नहीं कर सकता, और सरकारें किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय को दबाव में नहीं ला सकती हैं। यदि ऐसा प्रश्न उठता है तो हम क्या जवाब देंगे और कौन सा उत्तर बनेगा कि किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय सरकारों के दबाव में नहीं आ सकते हैं, उच्चतम न्यायालय को कौन कौन सी किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो पहले बोर्ड पर आप देखिए, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सरकार का कोई रोल नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और मुख्य न्यायाधीश केवल हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अपने विवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नहीं बना सकते, क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि केवल और केवल सबसे ज्यादा उम्र वाला, जिसे कहेंगे कि वरिष्ठतम जज को ही न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है और इसमें सरकार से कोई सिफारिश नहीं ली जाती है। इसमें केवल मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति ही करते हैं। अगली बात है, जजों को हटाया किस प्रकार से जाता है। जजों को सरकार नहीं हटाती है, जजों को हटाने का काम संसद को दिया गया है। संसद के होते हैं 2 सदन, संसद हटाती है जजों को। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। संसद के होते हैं 2 सदन, इन दोनों ही सदनों में एक लोकसभा एक राज्यसभा, लोकसभा और यहां पर लिख देते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा यहां पर लिख देते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में और राज्यसभा में, याद रखना है, लोकसभा में और राज्यसभा में विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और यहां पर भी विशेष बहुमत द्वारा, बहुमत दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव जब पारित किया जाएगा तब जाकर किसी जज को हटाया जाएगा। इससे सुनिश्चित की गई है सुप्रीम कोर्ट की के जज की स्वतंत्रता। यहाँ पर बात करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इस वीडियो, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, त्यागपत्र। यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र, देखिए, वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। एक बार जो आदमी जज बन गया वह आदमी 65 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर रहेगा। यह इस बात का उत्तर है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है, आयु सीमा अधिकतम कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। एक प्रश्न और उठता है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख क्या है? तो आपको याद रखना है, संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख कोई नहीं है। अगली बात,
इनकी स्वतंत्रता निर्धारित की गई है कि इनको सरकार वेतन नहीं देती है, इनका जो वेतन है संचित निधि से दिया जाता है। सभी जजों का जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन भी संचित निधि से दी जाती है। तो ये भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 121 में ये कहा गया है कि संसद में किसी भी जज की कार्यप्रणाली, उसके द्वारा दिए गए निर्णय और न्यायपालिका के दिए गए निर्णय पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। और अनुच्छेद 211 में ये दिया गया है कि राज्य की जो विधानमंडल होगा, चाहे विधानमंडल में विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वह भी किसी भी जज पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, याद रखना है आपको। अगली बात यहां पर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली। मैं यहां पर बता दूं, थोड़ा उल्लेख कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट अपनी तथा अधीनस्थ न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के में किस प्रकार से काम किया जाएगा, अर्थात क्या कार्य प्रणाली होगी, उसके नियम स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा, आप लिख लेना। अगली बात है रिटायर्ड जज को जो पेंशन दी गई है, आप समझ लेना, एक व्यक्ति रिटायर होने के बाद सरकार पर आश्रित नहीं रखा गया है, उसको पेंशन दी जाती है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है वह पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से, जहां से वेतन दिया जाता है। आपको इस बात का भी याद रखना है। इस प्रकार से कोई भी जज को स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। इसके दो मतलब हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब होगा कि यह, पहली बात तो है इसके सभी निर्णय और कार्यवाही लिखित में होंगे, ठीक है, रिकॉर्ड रखा जाएगा उनका। और दूसरी बात है कि यह अपनी अवमानना के लिए यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की अवमानना करता है तो उच्चतम न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। ये अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो हमको लगता है कि वह रह गए थे पढ़ाने से, वो रह गए थे, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात उन चीजों को हम लोग कर लेते हैं जो कि संघीय न्यायालय बनाया गया था। तो पहला पॉइंट है संघीय न्यायालय का, लिख लीजिए आप, संघीय न्यायालय जो बनाया गया था, संघीय न्यायालय का प्रथम जज कौन था? तो उत्तर होगा प्रथम जज कौन था? तो उसका नाम था मॉरिस ग्वेयर। ये बात आपको याद रखनी है, पेपर में आता रहता है, टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज कौन बने। प्रथम जज बने हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया प्रथम जज बने हीरालाल जे कानिया। दूसरी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह किन अनुच्छेदों के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन कौन से अनुच्छेदों के माध्यम से करता है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगली बात हम लोग यहां से करते हैं अनुच्छेद 129 अभी हमने किया था, और अनुच्छेद 215 ये है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये है हाई कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अभिलेख न्यायालय हैं, अभी हमने किया था। तो आपको एक और बात रखनी है, सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है और हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो याद रखना है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 215 के अनुसार एक अभिलेख न्यायालय है। आगे करते हैं, भारत के संविधान में परामर्शी क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार कहां से लिया गया है? तो आपको याद रखना होगा यह कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 143 की अभी हमने बात की थी, ये पेपर में आता रहता है। तो और बात करते हैं, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जज होते हैं
उन्हें कौन शपथ दिलाता है? उनको भारत के महामहिम राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कैसे लग रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट तथ्य? इनको याद कर लेना, इनको रट लेना। ऐसा ही वाले बच्चे तो इनको ठीक से गूंथ के जाओ, हमारी सारी वीडियोस देख लो, नोट्स बनाओ, आप पास हो जाएंगे। मेरी ऐसा अनुमान है, मैंने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, तो जो जज होते हैं, जजों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? कौन बताता है वेतन का निर्धारण? वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना है, वेतन का निर्धारण करती है संसद। इनके वेतन को बढ़ाने का काम जो है कौन करता है? इनके वेतन को बढ़ाने का काम संसद करती है प्यारे बच्चों। संसद इनके वेतन को बढ़ाती है, संसद ही इनके वेतन का निर्धारण करती है। अगला बिंदु, वेतन कहां से दिया जाता है? अभी बताया था, संचित निधि से वेतन दिया जाता है। एम हिदायतुल्लाह थे, एक एम हिदायतुल्लाह, ये चीज और आपको जाननी है। एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के चीफ जस्टिस थे, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। कार्यवाहक, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है कौन निर्धारित करता है? जजों की संख्या कौन बढ़ाता है? जजों का वेतन भी संसद, जजों की संख्या भी संसद ही घटाती और बढ़ाती है। आज का अंतिम प्रश्न ये है, भारत की न्यायपालिका एकीकृत है, यूनिटरी है। कहीं भी लिख लेते हैं, जगह शायद यहाँ पे बची हो। भारत की जो न्यायपालिका है वह एकीकृत है। इस प्रकार से 3 वीडियोज में हमारी जो उच्चतम न्यायालय है ये खत्म हुआ है। इस अंतिम वीडियो में मैंने उच्चतम न्यायालय पूरा करा दिया है। भारत की जो न्यायपालिका है, भारत की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका एकीकृत है, एकीकृत है। मेरा अनुरोध है, आप यदि नए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा, आपको विजेता बनाने के लिए मैं पसीना बहाता रहूंगा। आप पसीना बहाइए, मेरे साथ लगिए, मेहनत करिए, हम बहुत मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।